हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने फंडामेंटल राइट्स अपने कवर कर लिए थे सारे। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। तो इसको बताते हुए मैं आपको थोड़ा सा इसका एक हिस्ट्री पार्ट भी बताऊंगा, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी आए कि क्यों ये अमेंडमेंट के जरिए आया, क्यों ये ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कहीं भी मेंशन नहीं था। बिकॉज ये थोड़ा सा स्टडी मटेरियल में उस तरीके की चीज़ें कवर नहीं होती हैं, इसलिए मैं आपको वो चीज़ें कर दूंगा जिससे आपको समझने में थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल 51A, मतलब इट मीन्स ये अमेंडमेंट के साथ आया है। पहले 50 ड्यूटीज़ करके कोई भी हमारा आर्टिकल नहीं होता था। तो ये अगर आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, पार्ट 4A, ठीक है ना। और 51 आर्टिकल ए के द्वारा ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं, आप सीसेट में भी ये सब चीज़ें पढ़कर आए हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में फोर्स में आ गया था। और ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 1976 में आई हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपना मतलब थोड़ा सा एक, जैसे हम कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड अगर हम करें, तो इट मीन्स कि इन 25 ईयर्स में हमारा कुछ ऐसा हुआ फ्रेंड, जिससे मतलब थोड़ा सा हमारे इंडिया को, हमारे इस कंट्री को महसूस होने लगा कि यार कुछ मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ मूल कर्तव्यों की बात बताने की ज़रूरत पड़ रही है हमारे सिटीज़न ऑफ द, हमारे नागरिक ऑफ द कंट्री के लिए। तो ऐसा क्या हुआ फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका जैसे राइट्स और एक है आपका ड्यूटीज़। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस ओपिनियन आपकी रहनी चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ आपको अधिकार आपको बता दी गए, पर आप अपने मूल कर्तव्य जो भी हैं वो भूल गए, उसकी आपको जानकारी नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने राइट को भी एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो कुछ तो फ्रेंड्स इतना रहा होगा कि स्ट्रगल्स में जो भी कि हमारे को ड्यूटीज़ इन द आर्टिकल में ही एक तरीके से संविधान को ही अमेंड करके वो मेंशन करनी पड़ गई। तो एक तरीके से इसको आप थोड़ा सा मतलब नेगेटिव वे में ले जा सकते हैं कि भाई जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल करा था, जिन्होंने गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्राज, इन लोगों ने, तो इन लोगों को ये इतने कर्तव्य में अपने लीन रहते थे कि ये कहते थे कि भाई कर्तव्यों की नागरिकों को क्या याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही उसको अप्लाई करेंगे। बट कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, हम लोग इन चीज़ों को भूले कहीं ना कहीं, तभी इस चीज़ का मेंशन करने का ज़रूरत पड़ा। तो अब इधर मैं एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा आपको, अगर थोड़ा सा मैं आपका टाइम थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा ले लूँ, बट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो महात्मा गांधी जी ने, मैं अभी पढ़ रहा था तो मेंशन करी थी, तो मेरे को लगा कि चलो आपको इसके में बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। तो ये कुछ ऐसे बोलते हैं महात्मा गांधी जी, कि मैंने अपनी निरक्षर, निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़, मैंने अपनी निरक्षर किंतु बुद्धिमान माँ से सीखा कि जिन अधिकारों मतलब राइट्स, अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं, मतलब जिन अधिकारों को हम चाहते हैं तथा जिन्हें हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, जैसे आपने देखा प्रोटेक्ट करना चाहते थे हम उनको, तो वह सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्यों से प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं वो, अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह करते हैं तो ही आप अपने राइट्स को भी एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये गांधी जी बताते हैं कि मैंने ये तो अपनी अनपढ़ माता से ही ये सब चीज़ें सीख लिया था। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम एक एक करके थोड़ा सा ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारे को जो अगर एग्जामिनेशन में भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, क्योंकि कितनी ड्यूटीज़ होती हैं हमारा टोटल, एंड किस तरीके से इनका क्या मोटिव क्या है, क्या क्यों पर्पस, बेसिकली क्या होता है। जैसे राइट्स होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, अधिकार, अधिकार जो होते हैं आपको दिए जाते हैं, जबकि जो ड्यूटीज़ होती है वो क्या होती है, कर्तव्य, जो कि आपको बताए जाते हैं। तो ये एक थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से डिफरेंस है, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स में डिफरेंस के आपको आगे भी बताऊंगा। चलिए अब हम ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली ड्यूटीज़ क्या है फ्रेंड्स, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडल्स इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो फ्रेंड्स, हमारे को अपने नेशनल फ्लैग का आदर करना है, नेशनल एंथम, जैसे कि आपने देखा है आजकल कभी मूवीज़ वगैरह में भी हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है। तो हालांकि उस पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह होती रहती है, अगर हम उसमें ना जाए तो हमारे को, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बताया कि हमारे को अपने नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को फॉलो करना है। दूसरा फ्रेंड्स, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब
इसका क्या मतलब हुआ, हमारे को फॉलो करने हैं उच्च आदर्श जो कि नेशनल स्ट्रगल, जो हमारे स्ट्रगल के लिए काम आए थे फॉर फ्रीडम में। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। बिल्कुल अखंडता, यूनिटी, एकता, सत्यनिष्ठा को हमारे को बरकरार रखना है अपनी कंट्री की। और जरूरत पड़े तो टू डिफेंड, कितना अच्छा पॉइंट है फ्रेंड ये देखिए, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे को फौज में एंटर हो जाना है। हमारे को जैसे आपने देखा होगा स्कूलों वगैरह में भी एनसीसी, नेशनल कैडेट क्रॉप्स वगैरह होते हैं। तो मतलब हमारे को अपने देश को सपोर्ट करना है, चाहे कैसे भी करके डिफेंड करना हो। अगर कोई परेशानी आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका ड्यूटी में उन्होंने मेंशन कर रखा है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, टू प्रमोट हार्मनी, द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women। मतलब क्या कहना चाहता है फ्रेंड, ये कहना चाहता है कि हमारे को भाईचारा को प्रमोट करना है, ठीक है ना, जिससे कि जैसे भी कोई रिलीजियस या कोई लैंग्वेज के प्रति कोई हम किसी से भेदभाव ना रखें कि भाई जेंडर के बेसिस पर, और जो वीमेन है उसकी गरिमा को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये स्पेशली मेंशन किए हैं क्योंकि हमारे समाज में ये देखा गया है कि ये सब चीज़ें नहीं थी, इसलिए उन्होंने लिख के स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया। 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर का क्या मतलब होता है कि जैसे सामाजिक संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो वो इसके अंदर शामिल हो जाता है कि जो भी हमारी प्रिजर्व करी हुई हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं बनी बनाई, उनको हमारे को प्रिजर्व करके रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपोजिशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हमारे को अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अपने जंगल, रिवर्स, नदियों, ठीक है ना, उन सबको हमारे को बचा कर रखना है। ये भी हमारा एक मूल कर्तव्य में आता है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे को वैज्ञानिकता, मानवतावाद और ह्यूमनिज्म को हमारे को प्रमोट करके चलना है। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। ये भी एक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी रिजर्वेशन होता है तो उसके लिए हम बसेस जला देते हैं, ये सब। तो फ्रेंड्स ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ये भी हमारी ही प्रॉपर्टी है। मतलब अगर इसको मैं आपसे ये कहूँ तो कि भाई जो सरकार की संपत्ति है वो किसी की संपत्ति नहीं, ये सबकी संपत्ति होती है। तो हमारे को इसको प्रोटेक्ट करना का भी हमारे को ही, नागरिक जो भारत के नागरिक है उनका अधिकार है, हम उनको प्रोटेक्ट करना है। टू स्ट्राइव एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे को एक तो व्यक्तिगत मतलब हर एक को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मतलब लोगों को साथ मिलकर और खुद को अपने नेशन मतलब अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, राइज करना है टू द हायर लेवल। फिर एक ये जो के पॉइंट है ये फ्रेंड्स 11th हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 86th अमेंडमेंट 2002 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करी गई, जिसमें बोला गया कि हमारे को टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड एज अ केस में भी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब इसको भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन कर दिया गया कि भाई अब क्योंकि ऐसा होता था फ्रेंड्स कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजते, तो ये कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स के ऊपर भी मोरल ड्यूटी बनती है कि भाई आपको भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, नहीं तो आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा दिए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी अब आपकी मोरलेस मैंने कवर करवा दी हैं। तो अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा थिंक करें और क्या फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये आप इसको एनालाइज करें, लिख भी सकते हैं क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जा सकता है, और उसको एनालाइज कीजिए। और हो सके तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपके क्या पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हैं एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस तरीके से आप बना सकते हैं कि भाई क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम रिट्स के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका जवाब दे सकते हैं आप, वैसे इसका आंसर नो है, ठीक है। इसी तरीके से क्या इसको हम कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम अपने कोर्ट्स में इन्फोर्स करवा सकते हैं, तो इसका आंसर येस या नो। इस तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ एनालाइज करनी होगी जिससे कि आपको अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस जो मेन प्रोविज़न है, जो एक तरीके से स्तंभ है, उस पर अच्छी क्लैरिटी आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लेटर ऑन अभी जो हमारा रिट्स वगैरह का पोर्शन रहता है वो भी अभी हमारे को कवर करना है, तो आगे वाली सीरीज़ में हम वो चीज़ कवर करेंगे। तो आज के लिए
थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। ओके, थैंक यू।